नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आज हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस लेक्चर सीरीज में अपने एसे के वीडियो लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हैं और पांचवा जो टॉपिक था हमारा ग्लोबल पीस, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल पीस को समझने के लिए पीस को समझते हैं। इंट्रो में उसी को डिफ़ाइन किया है हमने, उसी से स्टार्ट किया। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस हैज़ ऑलवेज बिन रिलेवेंट एंड कंटेम्प्रेरी वाट एवर एज इज। पीस का जो कॉन्सेप्ट है ना, हमेशा ही प्रासंगिक रहा है हर एज में। क्यों कि एज इट इज़ क्लोजली रिलेटेड विद द इशूज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मानव के अस्तित्व के लिए पीस बड़ा आवश्यक है। एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग एज वेल। मतलब मानव के अलावा भी धरती पे बहुत सारा नेचर्स का क्रिएशन है, उनके बीच में एक को एग्जिस्ट इंसान की ज़िंदा रहने के लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन इंसान का नेचर्स के और लिविंग बीइंग के साथ ज़िंदा रहना के लिए भी आवश्यक है पीस। यहाँ पे डिफ़ाइन किया है कि पीस का मतलब होता है हार्मनी, नॉट ओनली अमंग नेचर्स की क्रिएशन के बीच में तो चाहिए ही, और मैन एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट फैक्टर है, इसलिए बिटवीन नेचर एंड मैन तो चाहिए। ऑल्दो नेचर डोमिनेंट फोर्स है, नेचर को बहुत हद तक उसको उसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेचर जब चाहे तब वो अपने रौद्र रूप में आके मैन के एग्जिस्टेंस को ही वो खतरे में डाल सकता है। स्टिल मैन का साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना हो गया है कि वो नेचर को थोड़ा बहुत अपने साइंटिफिक अचीवमेंट से इंटरफेयर करके उसमें चेंजेस लाता है और अपने हिसाब से यूज करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है तो नेचर अपना रौद्र रूप भी दिखाता है, और नेचुरल कैलामिटी और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याओं के कारण मैन के इंटरफेरेंस को नलीफाई करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब ये तो पीस हो गया। अब ग्लोबल पीस की बात कर लेते हैं। देखिए कैसे आगे बढ़ा है। एज सिविलाइजेशन हैज़ प्रोग्रेस्ड, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, नई नई डिस्कवरी आई, लोगों का सोचने का तरीका बदला, उसमें रिनेसांस भी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस हैज वाइडेंड टू एम्ब्रेस ग्लोबल एग्जिस्टेंस वाइल आइसोलेटेड नेशनलिज्म वॉज डिस्कार्डेड। ईडी है यहाँ पे। कहने का मतलब जैसे सभ्यता का विकास हुआ, लोगों ने ग्लोबल एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया और आइसोलेटेड नेशनलिज्म था उसको डिस्कार्ड किया इन फेवर ऑफ इंटरडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब इसको समझते हैं कि आप देखोगे यूरोप से नेशनलिज्म का शुरुआत हुआ था, और वहाँ पे लोग इथनिसिटी के बेस पे कंट्री बनाए थे। जैसे फ्रांस फ्रेंच पीपल का, जर्मन पीपल का, उधर यूनाइटेड किंगडम का अलग ही चल रहा था अपना, द ग्रेट ब्रिटेन। तो ये लोग जो थे ना, अपने आप को एक फिजिकल बॉर्डर में बांध लिए थे, और हर इथनिसिटी जो है ना एक दूसरे पे अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा था। उसके लिए वॉर लड़ रहे थे रिसोर्सेज के लिए और कॉलोनी बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ ना, तो ये लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गए, क्योंकि कई लोग जो हैं कहीं दूसरे जगह पे जाके बसे, और बसने के साथ उन लोगों को वहाँ पे साथ में काम करना था, और वहाँ से काम करके पैसे कमा के अपने देश भेजने थे, तो वहाँ पे डिपेंडेंट हुए। जैसे फ्रेंच पीपल जाके यूएसए में बसे और यूके पीपल बसे, और उन्होंने वहाँ पे जाके यहाँ पे अपने देश में घोर दुश्मन है एक दूसरे के, लेकिन वहाँ जाके वो लोग शादी करते हैं और फिर वहाँ पे यूएसए में एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी बनाते हैं, जबकि दोनों अपने अपने कंट्री के सिंपैथाइजर हैं। तो इस तरह से क्या हुआ ना, वो लोग इंटरकनेक्टेड हुए और इंटरडिपेंडेंट हुए। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, आइसोलेटेड नेशनलिज्म जो था उसको डिस्कार्ड करना पड़ा इन फेवर ऑफ इंटरडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, देयरफॉर इसलिए द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल एग्जिस्टेंस कैन ओनली बी सॉल्व बाई ग्लोबल पीस। इस तरह से अगर एक साथ रहना है, पूरे वर्ल्ड में को ग्लोबल विलेज मानना है, ग्लोबल एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना है, तो ये इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाई ग्लोबल पीस। तो ये ग्लोबल पीस के थ्रू ही अचीव होगा। तो यहाँ पे इंट्रो में हमने देखा, कॉन्सेप्ट को समझा, डिफाइन किया, और कैसे ग्लोबल पीस आवश्यक है उसकी बात किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने साइनॉप्सिस के रूप में बात किया है, अदरवाइज बड़ा लंबा हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे जो दुनिया है इंटरकनेक्टेड है और ग्लोबल पीस क्यों आवश्यक है।
अभी कल ही के पेपर में मैं पढ़ रहा था, जर्मनी ने अनाउंस किया है कि हमारे यहाँ मंदी आ गई, रिसेशन आ गया। क्यों आ गया? 2 क्वार्टर से उनका जीडीपी डाउन है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर जो है इतना लंबा चला ही ना कि यूरोप की पूरी इकॉनमी बैठ गई, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज का सप्लायर है यूरोप का। और यूरोप जो है किसी भी आज के डेट में कंट्री का डेवलपमेंट जो है ना एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। तो एवरी कंट्री हु वांट्स टू बी डेवलप, उन्हें एनर्जी चाहिए ही। और रशिया जो है नेचुरल गैस और नेचुरल ऑयल का बहुत बड़ा सप्लायर है। तो वॉर के चलते जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री हैं इंडस्ट्रियलाइज, उनको नेचुरल गैस और नेचुरल ऑयल नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि अल्टरनेट व्यवस्था कर रहे हैं वो, और जिसके लिए वो पहले से तैयार नहीं थे। तो वहाँ इन्फ्लेशन आ गया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। इस कारण से जीडीपी वहाँ डाउन चली गई है और मंदी आ गया है। अब यूरोप में मंदी आ गई है, तो जर्मनी एक बहुत बड़ी सुपर पावर है यूरोप की। जब उसने ऐलान कर दिया तो बाकी तो कंट्री ऑल यूरोप के ऐसी मंदी में है। अब यूएसए, इसका रिपरकशन जो है यूएसए और चाइना जैसी कंट्री पे पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों इकॉनमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है और उनका बहुत बड़ा मार्केट यूरोप है। जब यूरोप में कंजम्पशन होगा ही नहीं तो उनके देश में भी प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकॉनमी उनकी डाउन जाएगी। ऑल्दो चाइना के लिए ये अभी कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो रसिया के साथ अलाइन है, वो यूएसए को काउंटर करना चाह रहा है। उसके उल्टा इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया का इंटरनल कंजम्पशन ही इतना ज़्यादा है कि वो अपने ही लोगों को प्रोडक्ट बेच के अपनी इकॉनमी को रन कर सकता है अभी के प्रेजेंट ग्रोथ रेट पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो मतलब किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं। जब इकॉनमी ही फेल कर जाएगी तो हम लोग आगे देखेंगे कि पीस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो सोसाइटल इफेक्ट पड़ेगा, फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी, देन पीस विल बी डिसरप्टेड, और इसका स्पीयर हिडिंग इफेक्ट होगा, मतलब एक डोमिनोज इफेक्ट होगा। एक जगह पीस गड़बड़ाएगा ना तो वहाँ पे दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत फिर आगे बढ़ती चली जाएगी, दूसरे देश को भी प्रभावित करेगी, और एज ए होल पूरे दुनिया को अपने अंदर ले लेगी ये डिसरप्शन। हमने देखा है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में किस तरह से काम किया है। आगे समझते हैं उस चीज़ को। तो पीस का जो थ्रेट है ना, यहाँ पे बात किया है साइनॉप्सिस में, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो थ्रेट टू पीस क्या है? एग्रेसिव नेशनलिज्म। हमने देखा है कि यूरोप में रिनेशा के बाद बहुत सारा वहाँ पे नेशनलिज्म के नाम पे युद्ध हुआ और पूरा यूरोप बर्बाद हो चुका था। साथ में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ इसी केस में। तो एग्रेसिव नेशनलिज्म में क्या होता है कि फिजिकल, यूरोप का कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म, इसमें लोग अपने आप को फिजिकल बॉर्डर के अंदर डिफाइन कर लेते, बांध लेते हैं। रीजनल कम कल्चरल पॉलिटिक्स, कल्चरल आइडेंटिटी हो जाता है कि हम यहाँ वाले लोग यहाँ हैं। जैसे इंडिया में भी तो होता है ना, अखंड भारत का बात होता है, उसी तरह से और भी कंट्री करती है। चाइनीज लोग बोलते हैं कि हम सुपीरियर हैं, जापानीज लोग बोलते हैं हम सुपीरियर हैं, उनके बीच में भी क्लासेस चलते हैं। और फिर अपने उस एरिया को बांध के उस एरिया को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों से वॉर करते हैं। ठीक है, इसी नेशनलिज्म के कारण 2 वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन इसी वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज हुआ, और न्यूक्लियर बॉम्ब का जब यूज हुआ कहाँ, हिरोशिमा और नागासाकी में, तब जाके लोगों को पता चला कि पीस कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन ने पीस को पूरी तरह से, लोग डर गए थे। जिस तरह से नागासाकी हिरोशिमा में बम से तबाही मची थी, और बम गिरने के बाद कई दिशकों तक वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी। ऑल्दो जापान उससे बहुत हद तक निकल चुका है, स्टिल जापान जैसी कंट्री ही वहाँ से वैसे सिचुएशन से निकल सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री थी। तो कितना डिसरप्शन आ सकता है और कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मैनकाइंड के लिए। तब जाके लोगों को समझ में आया कि पीस का मतलब क्या और पीस कितना ज़रूरी है। लेकिन क्या हुआ, ठीक है, न्यूक्लियर वॉर से तो हम लोग डर गए और थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लिए। लेकिन जो हॉट वॉर होता था, हॉट वॉर में क्या होता था ना कि एक देश के सैनिक दूसरे देश के सैनिक से डायरेक्ट लड़ते थे, कन्वेंशनल वॉर होता था। वो चीज़ें ख़त्म हो गई और अब वो रिप्लेस हो गया है कोल्ड वॉर से। ये इक्वली इनिमिकल है टू पीस, मतलब कि ये उतना ही पीस के लिए घातक है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के साथ यहाँ पे थोड़ी बहुत हिस्ट्री बात कर लिया गया और किस तरह से
जो हिस्ट्री में पीस के लिए खतरा था, नेशनलिज्म, वो बाद में वो ना हॉट वॉर के थ्रू होता था, बाद में वो कोल्ड वॉर में बदल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा नहीं करते इसको। अब ये है, तो न्यूक्लियर वॉर का तो खतरा हमेशा बना रहता है आज के डेट में भी, जो पीस का सबसे बड़ा डिटरेंट है। इवन इंडिया ने भी मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस को मेंटेन किया है, ताकि हमारे ऊपर भी अगर न्यूक्लियर अटैक हो तो हम भी उस कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर वॉर में क्या होता है ना, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होता है। आप देखते हैं पाकिस्तान बोलता है कि हम न्यूक्लियर रखे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा कुछ करेगा, हमें डिसरप्ट करेगा तो हम उसके ऊपर न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। इवन रशिया और यूक्रेन में जब वॉर हुआ तो रशिया बोला कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत ज़्यादा यूक्रेन के सपोर्ट में आएंगे तो मैं, दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं और पुतिन के करीबी हैं, उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर वॉर भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर वॉर होने का मतलब पीस, ग्लोबल पीस का ख़त्म होना। तो ये अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ा डिटरेंट है ग्लोबल पीस का। ठीक है, तो प्रेजेंट भी में भी बात कर लिए, और भी छोटी छोटी चीज़ें उसको हम लोग देखते हैं। इसीलिए बोला गया कि पीस जो है ना मल्टी फेसेटेड कॉन्सेप्ट है। इसको मेंटेन करके रखने के लिए आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना होगा, सोशल एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना होगा, इकोनॉमिकल कंपोनेंट पे भी ध्यान देना होगा, और ऑल्सो इंक्लूड्स द अदर इशूज इन्वॉल्विंग मैन। मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स मतलब किसी भी देश में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वो वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। एक चीज़ आपको समझना होगा, पीस आएगी तो जस्टिस होगा, न्याय होगा, और जस्टिस आएगा तो डेवलपमेंट होगा। सबके साथ न्याय होगा ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेवलपमेंट के लिए। तो पीस किसी भी कंट्री के डेवलप होने के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एक मजबूत सरकार है ना, और उसके जाने का खतरा नहीं है, स्टेबल है, तो वो फिर सबसे पहले पीस लाएगा, लॉ एंड ऑर्डर सही करेगा, लॉ एंड ऑर्डर से सबको जस्टिस मिलेगी, और फिर वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद उसका सोशल इम्पैक्ट भी है। जब ऑलरेडी जब पीस है तो वहाँ पे तो वेलफेयर होगा ना, वहाँ के लोग बाय डिफ़ॉल्ट खुश रहेंगे, तो सोशली आप इनोवेटिव हो जाइएगा। इकोनॉमिकल कंपोनेंट है, जस्टिस है, डेवलपमेंट है, तो इकोनॉमिकली भी तो आप डेवलप करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, ऑल्सो इंक्लूड अदर इशूज इन्वॉल्विंग मैन। मतलब अब मान लीजिए कहीं वार टॉर्न एरिया है तो वहाँ रिफ्यूजी बन रहे हैं, तो वो लोग एक देश को छोड़ के दूसरे देश पे जा रहे हैं। इवन वार टॉर्न एरिया में बच्चे हैं, उनका उस कंट्री का मान लो सीरिया का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्ट हो गया है, डिसरप्ट नहीं हो गया, डिमोलिश हो गया है, और वहाँ पे स्कूल्स में भी नहीं बचे हैं। तो बच्चे जो पढ़ के आगे बढ़ते, उस देश के भविष्य बनते, वो बेसिक नीड रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एजुकेशन की तो बात ही छोड़ दो, स्पेशली जब उनके स्कूल्स ही तोड़ दिए गए हों, तो वो उस देश के एसेट न बन के बोझ बन जाते हैं। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि अगर पीस नहीं मेंटेन है, वहाँ वार है, तो इस तरह की समस्या भी हो जाती है। उसके साथ वीमेन सेफ नहीं रहेंगी, रेप, क्राइम, अदर क्राइम्स वहाँ पे होंगे। ठीक है, इसीलिए पीस को बोला जाता है कि हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको आप कंपार्टमेंटलाइज्ड करके नहीं देख सकते कि ठीक है मेरे एरिया में पीस है ना, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे बगल के एरिया में पीस नहीं है। नहीं, मान लो इंडिया और पाकिस्तान दो नेबर कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया में अगर पीस है और पाकिस्तान में पीस नहीं है तो आप शांति से नहीं रह सकते, क्योंकि आपका आधा दिमाग इस बॉर्डर साइड में ही लगा रहेगा और यहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट होते रहेगा। इससे क्या होगा ना कि आप फोकस्ड कोई काम नहीं करोगे और आपका डेवलपमेंट होगा नहीं। जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपके रिसोर्सेज उधर लगे हैं ना, और ये भी कंट्री जो है अनस्टेबल है, तो ये पीसफुल कंट्री है, तो वो लोग चाहेंगे कि यहाँ आके अर्न करे। ये रिफ्यूजी आएंगे, वो लोग भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करेंगे, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह अदर चीज़ें करेंगे, क्योंकि उनको अर्न करना है। उनके देश में सारा कंडीशन सही नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे और उधर अपने फोर्सेस लगाएंगे। इसीलिए पीस को एज ए होलिस्टिक कॉन्सेप्ट देखना चाहिए, और पीस हर जगह हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम इसको कंपार्टमेंटलाइज करके नहीं देख सकते। यहाँ पे समझते हैं कि World War I जब हुआ तो पीस मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस यहाँ देख लेते हैं, वो तो थ्रेट वगैरह देख लिए, कॉन्सेप्ट देख लिए। अब इंस्टीट्यूशंस की बात कर लेते हैं जो हमने बनाए पीस मेंटेन करने के लिए। World War I हुआ, बहुत ज़्यादा ही क्षति हुआ लोगों का,
लोग मरे। तो कई कई कंट्रीज़ की इकॉनमी बर्बाद हो गई, कई साल लगे निकलने में उस सिचुएशन से। तब लीग ऑफ नेशन बना, लेकिन लीग ऑफ नेशन वाज स्पेक्टेकुलर फेल्यूर। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो हमने बनाया यूएनओ। उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ही लॉस हुआ, तो यूएनओ बनाया, लेकिन यूएनओ ने अभी तक तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होने दिया है। इसलिए हमने बोलते हैं कि यूएनओ को कुछ लिमिटेड सक्सेस मिला। तो ग्लोबल ऑर्डर मेंटेन करने में, ग्लोबल ऑर्डर पीस करने में यूएनओ के रोल को हम लोग एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन यूएनओ के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है कि बिग पावर का डोमिनेंस है। बोलते हैं ना, न्यूक्लियर 5 जो कंट्री हैं, यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके और चाइना, तो ये बिग ब्रदर का रोल प्ले करते हैं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सारे मुद्दों पर साउथ वर्ल्ड या कमज़ोर देशों के मुद्दे को दबा दिया जाता है वीटो का यूज करके। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि यूएनओ इज क्वाइट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल लीगलिटी एंड टू मेंटेन द वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक पैराग्राफ ये दोनों को मिला के लिख सकते हो, 100 वर्ड से ऊपर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की तरफ, थोड़ा बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इफ़ द ग्लोबल पीस इज़ टू बी अचीव्ड, कंक्लूजन वैसे यहाँ है लेकिन थोड़ा थोड़ा वाइंड अप करने का प्रयास करते हैं। इफ़ द ग्लोबल पीस इज़ टू बी अचीव्ड एज एन ऑब्जेक्टिव, यू मस्ट डिस्कार्डेड पीस मील मेजर एंड गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि अगर ग्लोबल पीस को अचीव करना है ना, तो हमें पीस मील में छोटे छोटे स्टेप्स को टुकड़ों में अपने स्टेप्स नहीं लेने होंगे। रैदर हमें प्रॉब्लम के रूट पे जाना होगा। कहीं किसी देश में प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज क्या है वो जानना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, और लोगों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ सेंसिटिव होके, संवेदनशील होके उनकी मुद्दाओं को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उनके हिसाब से सॉल्यूशन लाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रहा है, मान लो हैप्स और हैप्स नॉट का ओवरऑल बात करें तो, मतलब रिच कंट्री जिनके पास सारे रिसोर्सेस हैं, और हैप्स नॉट जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, तो उनके बीच में कॉन्सेप्ट है। इसको ऐसे समझते हैं कि नॉर्थ और साउथ वर्ल्ड हुआ में पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड है। नॉर्थ वर्ल्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड है, उनके पास रिसोर्स है, इन्होंने सबसे पहले लोगों को पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली साउथ वर्ल्ड में कॉलोनी बनाई। वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करके उन्होंने अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा ही साउंड किया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। साउथ वर्ल्ड बहुत लेट अपनी आज़ादी को पाए, इंडिपेंडेंट हुए, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए। साथ में मान लो आप अफ्रीका में चले जाओ तो ये सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे डिजीज़ का भी अलग प्रॉब्लम है, सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, ऐसी समस्याएं हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं बन पाया है। तो इस केस में नॉर्थ को मदद करना चाहिए साउथ को, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने इन सारे कंट्रीज़ को कॉलोनी बना के वहाँ के चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके अपने आप को कल्चरली मजबूत किया है। तो उन्हें करना चाहिए सो दैट क्या हो, ग्लोबल पीस मेंटेन हो। साथ में साउथ वर्ल्ड को अपने यहाँ कल्चर ऑफ सेल्फ हेल्प डेवलप करना चाहिए कि नहीं, हम लोग अपना खुद से मदद कर लेंगे। वो मदद किए तो वेल एंड गुड, नहीं किए फिर भी ये लोग इतने स्ट्रांग इनफ हो जाएं कि वो अपना खुद से मदद कर ले। तो अपने यहाँ कल्चर ऑफ सेल्फ हेल्प डेवलप करे, रादर वो किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ हेल्प के लिए ना देखे, जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF आदि। ठीक है, अब क्या क्या हमें रिस्ट्रेन करना चाहिए ताकि वर्ल्ड पीस ऑर्डर मेंटेन रहे। अगर एक बार वर्ल्ड पीस ऑर्डर अचीव हो जाए तो कल्चरल इन्वेजन से बचना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए किसी का कल्चर ऑलरेडी फल फूल रहा है तो उसको दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको ख़त्म करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये बड़ा ही लोग अपने कल्चर को लेके बड़ा ही सेंसिटिव होते हैं और हॉस्टाइल हो जाते हैं, और इसके कारण वॉर भी छिड़ जाती है। फंडामेंटलिज्म ऑफ जिहादी टाइप को जैसी एक्टिविटीज़ को रुकना चाहिए। मान लीजिए कोई कट्टरवादी है और वो अपने धर्म को लेके, किसी भी धर्म के लिए हो सकता है, वो बड़ा ही एग्रेसिव है, तो अपने धर्म को फैलाने के लिए वो फिर कुछ भी करते हैं, वॉर के तरफ जाते हैं, लोगों को धार्मिक शिक्षा के नाम पे उन्हें कई तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ कराने के लिए प्रमोट करते हैं। तो ऐसे एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रेन करना चाहिए। ब्लैटेंट यूनिलैटरलिज्म लाइक USA। अब USA एक टाइम पे 1991 के बाद जब USSR कोलैप्स हो गया था, तो USA जो था ना,
एक सिंगल वर्ल्ड पावर बन के उभरा था। और ये इन्होंने बहुत मनमानी की थी। इसके कारण आप गल्फ वार देख लो, सीरिया क्राइसिस देख लो, इराक क्राइसिस देख लो, अफ़गानिस्तान में वॉर हुए, जो भी कारण रहे हों, तो इसके कारण भी वर्ल्ड पीस डिस्टर्ब हुआ ही। आप लोग देखें ही किस तरह से इन्होंने वॉर किया और पीस ऑर्डर पीस डिस्टर्ब हुआ, ग्लोबल पीस। तो ब्लैटेंट यूनिलैटरलिज्म को भी कंट्रोल करना चाहिए, उसके बदले हमें क्या मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, सो डैट कई टेबल्स हों, कई रीजनल छोटे छोटे ग्रुपिंग्स हो या कई बड़े प्लेयर्स हों जो पीस मेंटेन करने के लिए एक दूसरे पे दबाव डालें। और वैसा मल्टीलैटरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे ही हो सकता है। रीजनल ग्रुपिंग लाइक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि जवाहरलाल नेहरू का देन था, और भी कुछ नेता थे, सुकार्नो और भी थे, या नासिर, ये लोगों ने मिलकर एक नाम ग्रुपिंग बनाई थी साउथ वर्ल्ड के लिए। और इन्होंने कमज़ोर देशों को एक वॉइस देने का प्रयास किया था। और उस समय की जो कोल्ड वार पॉलिटिक्स हो रही थी, उससे लोगों को कुछ नेशंस जो चाहते थे दूर रहें और अपने कंट्री को डेवलप करें, वैसे लोगों के लिए एक फोरम बनाया था। और वहाँ पे वो लोग इकट्ठे होकर अपनी बातों को रखते थे और पूरा वर्ल्ड सुनता भी था। ठीक है, तो ऐसे ग्रुपिंग को प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो ये तो रिस्ट्रेन करने की आवश्यकता है और ये प्रमोट करने की आवश्यकता है। और साथ में क्या प्रमोट करने की आवश्यकता है, कुछ स्टेट फेल्ड स्टेट हैं, उनके यहाँ प्रॉपर गवर्नमेंट डेवलप नहीं हो पाई, जैसे पाकिस्तान। तो वैसे देश को बोलना चाहिए कि आप अपने यहाँ फंडामेंटल एक्टिविटीज़ को अलाउ मत करें, बट वो फेल है। अगर वो अगर अलाउ करते हैं तो वो अपने देश को नुकसान तो पहुँचाते हैं, साथ में वो लोग अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी फैलाते हैं। जैसे इंडिया पर परेशान है पाकिस्तान के फंडामेंटल एलिमेंट से। ठीक है, अगर फील्ड स्टेट हैं और आपने फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट को अपने यहाँ प्रमोट नहीं किया, तो वहाँ पे कल्चर ऑफ पीस अपने आप डेवलप हो जाएगा। और कल्चर ऑफ पीस जो है क्वाइट रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इंडिया का रोल क्या है, ये भी हो जाएगा 100 वर्ड में। अब यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, मैं बोल देता हूँ। इंडिया एक कंपोजिट कल्चर है 5000 साल का। हमने हमारा जो बेसिक एलिमेंट ही है हमारे नेशन का हमारे देश का, वो पीस है। हमने एंशियंट टाइम से बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के थ्रू वर्ल्ड को पीस देने का प्रयास किया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने नाम बनाया, नाम भी बनाने का एक ही उद्देश्य था कि वर्ल्ड में पीस रहे और साउथ ब्लॉक जो है, साउथ वर्ल्ड जो है, उनको एक वॉइस मिले। साथ में महात्मा गांधी का भी हम लोग जिक्र कर देंगे। इन्होंने सत्याग्रह अहिंसा का यूज किया शांति से अपने देश को आज़ाद करने के लिए, और पूरे दुनिया को भी शांति का संदेश दिया। तो इस तरह से आप इंडिया के रोल को लिख सकते हैं, कैसे उन्होंने ग्लोबल पीस मेंटेन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अब डायरेक्ट कंक्लूजन पे चले जाते हैं कि वर्ल्ड पीस या ग्लोबल पीस इज़ देयरफॉर नॉट ए मैटर ऑफ पॉलिसी। इतना सारा चीज़ ऊपर से समझ के आने के बाद हम लोग को लगता है कि वर्ल्ड पीस और ग्लोबल पीस जो है ना, ये मैटर ऑफ पॉलिसी नहीं है, बट मैटर ऑफ बेयर एग्जिस्टेंस है। हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है पीस। इफ़ वी चूज पीस वी चूज लाइफ। अगर हम शांति चुनते हैं तो ज़िंदगी चुनते हैं। एंड इफ़ वी रिजेक्ट पीस, और हम लोग जब पीस को रिजेक्ट करते हैं, वी विल स्क्रिप्ट द एंड ऑफ मैनकाइंड विथ आवर ऑन हैंड। अपने हाथों से अपने मानवता को ख़त्म कर देते हैं। तो यही चीज़ है, मैंने आप लोगों के साथ अपना लेक्चर शेयर कर दिया। तो ग्लोबल पीस का क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लिया, डिफ़ाइन कर लिया पीस को, फिर ग्लोबल पीस को डिफ़ाइन कर लिया क्या क्या थ्रेट है। उसके बाद खासकर किस तरह से उसका इतिहास रहा, थ्रेट का इतिहास रहा। फिर न्यूक्लियर, अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूक्लियर वॉर कितना डेंजरस है ग्लोबल ऑर्डर के लिए, ग्लोबल पीस के लिए, वो क्या है। पीस का कॉन्सेप्ट किस तरह का मल्टीफेसेटेड कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकली, सोशल, इकोनॉमिकली कंपोनेंट क्या है वो देख लिया। अदर मैन के साथ इन्वॉल्विंग इश्यूज़ हैं वो देख लिया। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट कैसे है ये वो देख लिया। थोड़ा बहुत यहाँ पे वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 की बात कर लिया। क्या उपाय करने चाहिए, क्या रिस्ट्रेन करने चाहिए, क्या प्रमोट करने चाहिए, इंडिया का रोल क्या होगा, और लास्ट में हमने कंक्लूड कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि लगभग सारे पोर्शन को टच कर दिया है, और वहाँ से थोड़ा थोड़ा ही बताया है सारे पोर्शन के बारे में। और आपको भी उस पोर्शन के बारे में आइडिया होगा ही, तो आप लोग उसको एलेबोरेट करके खुद से भी घर पे लिख सकते हैं। तो ठीक है, देखिए वीडियो को और एंजॉय कीजिए, बताइए कैसा है। ये टॉपिक लिखना मेरे लिए भी चैलेंजिंग था, लेकिन ठीक है, लिख दिया। आप बात बताइए कैसा है। धन्यवाद।